Hi guys, I'm back with the second part of capital gains section revision along with keywords. We will complete this chapter in this part itself. So without any further ado, let's get started. पहले हम पार्ट 1 में जो किया था उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं. हमने स्टार्ट किया था कैपिटल गेन्स. सबसे पहले आता है 45(1) विच इज द चार्जिंग सेक्शन, जो बोलता है कैपिटल एसेट ट्रांसफर करोगे तो टैक्स लगेगा इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर. सेकेंड था 214 डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट, उसमें क्या आएगा एंड क्या नहीं आएगा, और नहीं आएगा में भी एक्सेप्शन था JDPSAO ज्वेलरी डिजाइन, ज्वेलरी ड्राइंग, पेंटिंग, वो सब मतलब वो सब कैपिटल एसेट है. थर्ड था 247 दैट इज डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर, जो बोलता है सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट, कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड का कन्वर्जन या कंपल्सरी एक्विजिशन. फिर आता है 48 जो कि बात करता है कॉम्प्यूटेशन की, और ये है उसका फॉर्मेट. फिर आते हैं उसके अलग अलग प्रोवाइजर्स. फर्स्ट प्रोवाइजर बोलता है कैपिटल गेन फॉर NR, तो ये होता है NR प्लस फॉरेन कंपनी पे एप्लीकेबल, जो कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदते हैं इंडियन कंपनी के, तो उनका कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में कैलकुलेट होगा एंड देन कन्वर्ट होगा इंडियन करेंसी में TTBR और TTSR के रेट्स यूज करके. सेकेंड प्रोवाइजर बात करता है इंडेक्सेशन की, जो मिलता है लॉन्ग टर्म एसेट्स पे. 2001-2 का 100 है और करंट ईयर का 289. थर्ड प्रोवाइजर बात करता है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजर. कंप्यूटेशन ऑफ LTCG इक्विटी शेयर्स, EOU या यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, जो कि 112A के हिसाब से LTCG कंप्यूट हो रहा है, उस पे फर्स्ट और सेकेंड प्रोवाइजर नहीं लगेगा. फोर्थ बात करता है नो इंडेक्सेशन ऑन बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. इन दो पे कभी भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा एक्सेप्ट CIB दैट इज कैपिटल इंडेक्सेशन बॉन्ड्स एंड SGB दैट इज सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशूड बाय RBI. अब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिलेटेड एक पॉइंट है कि अगर वो रिडीम कर रहा है इंडिविजुअल, रिडीम नॉट ट्रांसफर बिफोर मेच्योरिटी, ओनली रिडीम कर रहा है इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल, तो उस पर कैपिटल गेन नहीं लगेगा एज पर सेक्शन 47. फिफ्थ प्रोवाइजर बात करता है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन गेन, जो कि RDB मतलब रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स NR लेता है, तो अगर उसको कोई गेन होता है ड्यू टू रुपी अप्रिसिएशन, तो रिडेम्पशन ऑफ RDB के टाइम अगर कोई गेन होता है ड्यू टू रुपी अप्रिसिएशन, तो दैट इज इग्नोर्ड फॉर FVOC. लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड. ये हो गया फिफ्थ प्रोवाइजर. सिक्स्थ बात करता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ESOPs गिवन अंडर गिफ्ट विल, कोई भी शेयर्स वगैरह देते हैं अंडर ESOP स्कीम, तो उसकी FVOC होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर. सेवेंथ प्रोवाइजर लास्ट प्रोवाइजर है STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स नॉट अलाउड. टाइम ऑफ सेल पे नॉट एडेड टू ट्रांसफर एक्सपेंस, टाइम ऑफ परचेज पे नॉट एडेड टू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 55 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड इम्प्रूवमेंट. यहाँ पे अलग अलग की COA की बात करी गई है. सबसे पहले आता है गुडविल ऑफ बिजनेस. यहाँ पे एक पॉइंट है गुडविल ऑफ बिजनेस, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन. अगर सेल्फ जनरेटेड है तो निल, अगर परचेज है तो परचेज प्राइस. सेल्फ जनरेटेड है तो निल, परचेज है तो परचेज प्राइस. लेकिन गुडविल ऑफ प्रोफेशन कैपिटल एसेट नहीं होता है एज पर BC श्रीनिवासा शेट्टी केस लॉ. एज पर BC श्रीनिवासा शेट्टी केस लॉ, गुडविल ऑफ प्रोफेशन इज नॉट अ कैपिटल एसेट बट गुडविल ऑफ बिजनेस इज अ कैपिटल एसेट. बोनस शेयर्स अगर अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001, तो उसकी COA होगी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001. लेकिन अगर आफ्टर है तो निल एक्सेप्ट 112A के केस में, जहां कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 January 2018. ओके. राइट शेयर्स अगर अक्वायर करे खुद शेयर होल्डर्स ने तो COA हो जाएगा अमाउंट पेड टू कंपनी. लेकिन उसने अगर रिनाउंस कर दिए तो वो जब आगे बेचेंगे, अगर जब वो रिनाउंस करेंगे तो रिनाउंस पे उसको कैपिटल गेन लगेगा, जिसका FVOC होगा रिनाउंसमेंट प्राइस. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल, क्योंकि उसको तो फ्री में मिला है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा, इसमें हमेशा शॉर्ट टर्म होगा. पीरियड ऑफ होल्डिंग कितना होगा, ऑफर डेट टू रिनाउंसमेंट डेट.
एंड इन द हैंड्स ऑफ परचेजर, जिसने ये रिनाउंस्ड राइट्स खरीदे हैं, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा अमाउंट पेड टू, वो दो लोगों को अमाउंट पे करेगा, पहला तो कंपनी को फॉर शेयर्स एंड सेकेंड पे करेगा वो सेलर को फॉर राइट्स। 500 का शेयर है और 10 रुपये राइट्स के लिए दिए तो 510, यही मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये याद रखना। नेक्स्ट, cost of improvement for goodwill of business, patent, copyright, right to carry business profession is always nil even if given in question, is always nil even if given in question। 49.5 इनकम डिस्क्लोजर स्कीम के बारे में बात करता है। जब इनकम डिस्क्लोजर स्कीम थी जो 45% का टैक्स लगाती थी फेयर मार्केट वैल्यू पे ऑन 1 जून 2016, तो वैसा एसेट आप बेचोगे जो आईडीएस स्कीम के अंडर आपने डिस्क्लोज किया था, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1 जून 16, इंडेक्सेशन भी 1 जून 16, और पीरियड ऑफ होल्डिंग नॉर्मली 1 जून 16 से ही है, लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी रजिस्ट्री कराई हुई है तो आप डेट ऑफ एक्विजिशन से ले सकते हो, अदरवाइज आपको 1 जून 16 से ही लेना पड़ेगा। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या काम आता है? लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म के लिए। इसके बाद आता है सेक्शन 45(2) विच इज एन एक्सेप्शन टू सेक्शन 45(1) जो बोलता है ट्रांसफर ईयर में टैक्स लगेगा। आगे के एक्सेप्शंस हैं। 45(2) बात करता है कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कैपिटल गेन लगेगा कैपिटल गेन लगेगा लेकिन इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल गेन कब लगेगा? इन द ईयर ऑफ सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। FVOC क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन, कैपिटल गेन लगेगा इन द ईयर ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर इनिशियल कॉम्पनसेशन एंड फॉर एनहांस्ड कॉम्पनसेशन एज एंड व्हेन रिसीव्ड। याद रखना, इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसका सेक्शन 57 में 50% डिडक्शन मिलता है। 45(1)(a) इंश्योरेंस क्लेम फॉर डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच क्लेम इज रिसीव्ड, नो क्लेम इज इक्वल टू नो कैपिटल गेन। 45(5)(a), दिस इज सुपर क्विक आई नो, बट ये मैं ऑलरेडी पार्ट 1 में करवा चुकी हूँ। 45(5)(a) JDA जॉइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट, कैपिटल गेन इन द ईयर इन विच कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर होल और पार्ट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर होल और पार्ट। FVOC क्या होगा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्लस एनी कंसिडरेशन इन कैश दैट इज रिसीव्ड सेपरेटली। 45(3) ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बाय पार्टनर टू फर्म, तो FVOC क्या होगा? फर्म जिस अमाउंट को रिकॉर्ड कर रही है बुक्स में, ठीक है, एंड अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ तो 50C लग जाएगा। 45(4) फर्म टू पार्टनर, बाय फर्म टू पार्टनर, FVOC इज फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। 45(2)(a) ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट पे कैपिटल गेन लगता है फीफो बेसिस पे, सब कुछ फीफो बेसिस पे। यहाँ तक हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नए सेक्शन से, स्टार्टिंग विद सेक्शन 50C। सेक्शन 50C बात करता है कि कब हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेना है FVOC इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि कैपिटल एसेट है, हमें कभी कभार स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को लेना पड़ता है FVOC। तो सबसे पहले आप देखो, इज द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर दैन द सेल्स कंसिडरेशन? अगर येस है तो आगे जाओ, अगर नो है तो सीधा सेल्स कंसिडरेशन ही FVOC होगा। अगर हाँ तो क्या SDV इज मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन? बिकॉज हमें सेक्शन 5% का टॉलरेंस बैंड देता है। तो अगर ये SDV इज मोर देन 105% ऑफ सेल्स कंसिडरेशन तो हमारा FVOC SDV हो जाएगा। इफ नो तो FVOC हमारा सेल्स कंसिडरेशन ही रहेगा। ये बात करता है सेक्शन 50C, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो AO में रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। 50C। नेक्स्ट आते हैं हम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्सेस डेट ऑफ अग्रीमेंट में। अब अगर ये दोनों डेट अलग अलग है, इफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड डेट ऑफ अग्रीमेंट आर डिफरेंट, SDV वैल्यूएशन के लिए आप क्या लोगे? तो नॉर्मली डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही लेते हैं, लेकिन आप डेट ऑफ अग्रीमेंट ले सकते हो इफ होल और पार्ट, अगर 1 रुपया भी
whole or part of the consideration is received up to the date of agreement through electronic system, check, DD और वो सब you know the drill. आप तब डेट ऑफ अग्रीमेंट ले सकते हो अगर होल और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इज रिसीव अप टू डेट ऑफ अग्रीमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, चेक, DD एक्सेट्रा वो सब जो दिए हैं. DOA क्या है? डेट ऑफ अग्रीमेंट. तो यहाँ पे हमारा होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वर्सेस डेट ऑफ अग्रीमेंट का कंफ्यूजन खत्म. नेक्स्ट हम आते हैं 50CA. 50CA बात करता है FVOC ऑफ अनकोटेड शेयर्स. तो अनकोटेड शेयर्स के लिए हमें FVOC फेयर मार्केट वैल्यू लेना पड़ेगा अगर सेल्स कंसिडरेशन इज लेस दैन फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है तो आप फेयर मार्केट वैल्यू लोगे, अदरवाइज नहीं. नेक्स्ट 50D. 50D बात करता है वेयर सेल्स कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल. अगर सेल्स कंसिडरेशन असर्टेनेबल नहीं है तो आप FVOC क्या लोगे? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप. फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप, ये कौन सी है? 50D. उसके बाद हम आते हैं 51 पे जो बात करता है एडवांस मनी फॉरफीटेड. अगर आपने एडवांस मनी फॉरफीट किया है, इसके भी बहुत एडजस्टमेंट्स आते हैं. अगर आपने एडवांस मनी फॉरफीट किया है प्रेजेंट ओनर, प्रीवियस ओनर का नहीं, प्रेजेंट ओनर ने अगर एडवांस मनी फॉरफीट किया है बिफोर 1/4/2014 तो आप इसको रिड्यूस कर दोगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. बिफोर इंडेक्सेशन याद रखना, बिफोर 1/4/2014 रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर इंडेक्सेशन. लेकिन आफ्टर है तो आप उसको IFOS में चार्जेबल कर दोगे. इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड IFOS एज पर सेक्शन 56. वापस एक बार देखते हैं. सेक्शन 50C बात करता था स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को FVOC लेना है 5% टॉलरेंस बैंड को हटाकर, इतना बात करता था. डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन डेट ऑफ अग्रीमेंट हम ले सकते हैं अगर हमने 1 रुपया भी हमने दे दिया है अप टू द डेट ऑफ अग्रीमेंट, 1 रुपया भी दे दिया है तो. थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, चेक, अकाउंट पे चेक, DD एक्सेट्रा. 50CA बोलता है अगर फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन सेल्स कंसिडरेशन फॉर अनकोटेड शेयर्स तो आप फेयर मार्केट वैल्यू को ही ले लोगे सेल्स का FVOC. 50D बोलता है वेयर सेल्स कंसिडरेशन इज नॉट असर्टेनेबल तो FVOC क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट गिवन अप. 51 बात करता है एडवांस मनी फॉरफीटेड बिफोर 1/4/2014 तो रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, आफ्टर है तो IFOS में चार्ज कर दो. अब हम आते हैं सेक्शन 50B दैट इज स्लम्प सेल. स्लम्प सेल क्या होता है? इट मीन्स ट्रांसफर ऑफ एंटायर अंडरटेकिंग फॉर अ लम्प सम कंसिडरेशन. स्लम्प सेल सेक्शन 50B ट्रांसफर ऑफ एंटायर अंडरटेकिंग लम्प सम कंसिडरेशन. इसका कैपिटल गेन का फॉर्मेट वही है, बस याद रखना कि FVOC मतलब लम्प सम कंसिडरेशन जो आपको मिला है माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस माइनस NC नेट कंसिडरेशन विच इक्वल्स टू नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा नेट वर्थ ऑफ अंडरटेकिंग एंड नेट वर्थ कैसे निकालेंगे वो यहाँ बताया है. आपका आ जाएगा SCCG और LTCG. नाउ नेट वर्थ क्या होगा? For depreciable assets, it is WDV as per income tax. WDV as per income tax plus other assets minus liabilities. आपका नेटवर्थ आ जाएगा. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने वाले हैं. फर्स्ट, रिवैल्यूएशन इज टू बी इग्नोर्ड. रिवैल्यूएशन हैज टू बी इग्नोर्ड. Second, if net worth is negative, then cost of acquisition is nil, not negative, it's nil. नो इंडेक्सेशन फॉर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कोई इंडेक्सेशन आपको नहीं मिलेगा, मतलब सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 48 यहाँ एप्लीकेबल नहीं है. एंड STCG LTCG के लिए 3 साल का लिमिट देखना है. ये होगा सेक्शन 50B. नेक्स्ट आते हैं लेट्स रिकैप्चुलेट. यहाँ पे हम क्विक 1-2 चीज़ों का रिविजन करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि इंडेक्सेशन बेनिफिट कहाँ कहाँ नहीं मिलेगा. इंडेक्सेशन बेनिफिट, ओके, ये मेरा इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है जहाँ पे आप मुझे नोट्स के लिए पिंग कर सकते हो. कहाँ का इंडेक्सेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगा? सबसे पहले फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 48 में नहीं मिलता है. फर्स्ट प्रोवाइजर क्या था? नॉन रेसिडेंट वाला. थर्ड प्रोवाइजर में नहीं मिलता है. सेक्शन 112A में नहीं मिलता है. सेक्शन 50B में नहीं मिलता है. एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में नहीं मिलता है. 112A तो आगे आने वाला है. सेक्शन 50B कौन सा था? सेक्शन 50B है
अपना ये वाला स्लम सेल वाला, अभी अभी जो हमने किया था स्लम सेल वाला, एंड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स पे नहीं मिलता, ये भी एक प्रोवाइजो में ही कहा गया है, ठीक है। अब सेक्शन 48 के अलग अलग प्रोवाइजोस क्या बोलते हैं ये भी हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट प्रोवाइजो बात करता है नॉन रेसिडेंट और कैपिटल गेन्स की, सेकंड प्रोवाइजो इंडेक्सेशन की, थर्ड प्रोवाइजो बोलता है फर्स्ट एंड सेकंड का नहीं लगेगा, फोर्थ बोलता है इंडेक्सेशन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे नहीं मिलेगा, फिफ्थ बोलता है गेन ऑन फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अगर आरडीबी पे होता है तो हम उसको इग्नोर करते हैं। सिक्स्थ हमने ईसॉप वाला पढ़ा था, ईसॉप वाला, एंड सेवेंथ हमने एसटीटी नहीं मिलेगा, डिडक्शन नॉट अलाउड। ये क्विक रिवीजन हुआ। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन 47। सेक्शन 47 बोलता है वो ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, मतलब इन पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा ऐसे ट्रांजैक्शन। अब ये बहुत लंबी लिस्ट है, इसको आपको बुक से देखना ही पड़ेगा। मैंने सारे इंपॉर्टेंट वाले ले लिए हैं यहाँ पे, बट स्टिल आप एक बार बुक से देख लेना फॉर डिटेल्स। यहाँ पे सेक्शन 247 आपको याद हो तो ट्रांसफर की बात करता है, और सेक्शन 47 ट्रांसफर नहीं है उसकी बात करता है। 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन एंड 47 ट्रांसफर नहीं है उसकी डेफिनेशन। सबसे पहला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्टीशन ऑफ HUF, ट्रांसफर नहीं है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज गिफ्ट और विल, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज गिफ्ट और विल, इसका एक्सक्लूजन है ईसॉप जो हमने 6th प्रोवाइजो में पढ़ा था, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एज पर गिफ्ट और विल। थर्ड, अमेलगमेटिंग कंपनी अगर कोई एसेट्स ट्रांसफर कर रही है अमेलगमेटेड कंपनी को, प्रोवाइडेड द अमेलगमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अमेलगमेटिंग कंपनी ट्रांसफरिंग एसेट्स टू अमेलगमेटेड कंपनी बीइंग एन इंडियन कंपनी। तो 4 कौन से हुए, सॉरी 3 कौन से हुए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन पार्टीशन ऑफ HUF, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर गिफ्ट और विल, amalgamating company transferring assets to amalgamated company being an Indian company. Next, holding company है और एक उसकी 100% सब्सिडरी है, याद रखना 100% सब्सिडरी है। इन दोनों के बीच कोई भी ट्रांसफर हो रहा है, या तो होल्डिंग सब्सिडरी को दे रही है सब्सिडरी होल्डिंग को, तो वो ट्रांसफर नहीं होगा प्रोवाइडेड ट्रांसफरी कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। अगर होल्डिंग सब्सिडरी को दे रही है तो सब्सिडरी इंडियन होनी चाहिए, एंड अगर सब्सिडरी होल्डिंग को दे रही है तो होल्डिंग इंडियन होनी चाहिए। ये भी सेक्शन 47 के अंडर ट्रांसफर नहीं होगा। नेक्स्ट आता है 47A, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। ये एग्जेम्पशन कब विड्रॉ हो सकती है? इन केस 4 अबव, ये वाले केस में इफ विद इन 8 ईयर्स, 8 ईयर्स आपका लॉक इन पीरियड जैसा है, इफ विद इन 8 ईयर्स जो आपका एसेट है आपने उसको कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, या फिर होल्डिंग कंपनी सीजेस टू होल्ड 100% ऑफ सब्सिडरी, तो आपका ट्रांसफर मान लिया जाएगा एंड टैक्स विल बी चार्ज इन द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस। 8 ईयर्स के अंडर अगर ये 2 चीजें हो गई तो टैक्सेबल हो जाएगा। ये बताता है 47A, विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन। वापस हम 47 पे आते हैं। 47 में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर नॉन रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट के बीच बॉन्ड्स और GDR का लेन देन हो रहा है आउटसाइड इंडिया, 2 नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया बॉन्ड्स या GDR को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। 2 नॉन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया RDB का ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। 2 नॉन रेसिडेंट और IFSC में एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, नॉन रेसिडेंट ट्रांसफर कर रहा है बॉन्ड्स, GDR, RDB, डेरिवेटिव्स एंड अदर्स, तो अगर वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन एन IFSC ट्रांसफर कर रहा है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड द कंसिडरेशन इज इन फॉरेन करेंसी। द कंसिडरेशन इज इन फॉरेन करेंसी, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट कन्वर्ट हो रहे हैं शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, ट्रांसफर नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं इक्विटी शेयर्स में, ट्रांसफर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट हम सेक्शन 47 के कुछ और चीज़ों पे आते हैं। ये बोलता है सोल प्रोप्राइटर अगर कंपनी में कन्वर्ट हो रहा है तो ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। कंडीशंस कौन सी हैं? ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज शुड बी ट्रांसफर्ड, sole proprietor should hold at least 50% of voting power in the new company, all assets and liabilities at least 50% of voting power in the new company for minimum 5 years, for minimum continuous 5 years. सोल प्रोप्राइटर को कंसिडरेशन में शेयर ही मिलना चाहिए फ्रॉम कंपनी एंड नथिंग एल्स, ओनली शेयर फ्रॉम द कंपनी एंड नथिंग एल्स। 3 कंडीशंस थी,
ऑल एसेट्स minimum 50% for minimum 5 years and consideration में only share, sole proprietor to company. Next आता है partnership firm to company. Same, all assets and liability वाला part same है. All partners should become the shareholder of the company. All partners should become the shareholders of the company in the same proportion as their capital account. And their aggregate shareholding should be minimum 50%. Aggregate shareholding should be minimum 50% for minimum 5 years. वही सेम बातें हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ गया बिकॉज नंबर ऑफ पार्टनर्स है यहाँ पे. ऑल पार्टनर्स shareholder of the company, same proportion as the capital account. Aggregate shareholding minimum 50% for minimum 5 years. And consideration received only share. Consideration received only share. ये हो गया हमारा सेक्शन 47 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इसमें और भी पॉइंट्स हैं, वो आप प्लीज़ बुक से देख लेना. क्योंकि क्विक रिवीजन है, मैं एक एक छोटे छोटे पॉइंट कंसिडर नहीं कर पाऊंगी. सो अब आगे चलते हैं. अब स्टार्ट करते हैं एग्जेम्पशंस जो कि कैपिटल गेन्स में दिए हैं. कौन से एग्जेम्पशन? 54 EC वो वाले. ठीक है, सबसे पहले आता है सेक्शन 54. सेक्शन 54 लगता है जब कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड यूज्ड फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी एंड उसको यूज भी किया है फॉर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी. सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है इसमें, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिलता है टू इंडिविजुअल एंड HUF ओनली. टू इंडिविजुअल एंड HUF ओनली. न्यू एसेट क्या होना चाहिए? न्यू एसेट शुड बी वन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया. इन इंडिया, यहाँ MCQ में घुमा सकते हैं. वन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इन इंडिया. लेकिन अगर आपका LTCG अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज ले सकते हो, लेकिन ये बेनिफिट आपको वंस इन लाइफ टाइम ही मिलेगा. ठीक है, 1 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी लेकिन 2 मिल सकता है अगर LTCG अप टू 2 करोड़, बट ओनली वंस इन लाइफ टाइम. कब तक? टाइम लिमिट क्या है? अगर परचेज कर रहे हो तो बिफोर 1 ईयर और विद इन 2 ईयर्स ऑफ ट्रांसफर, और कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 ईयर्स ऑफ ट्रांसफर, -1 + 2 या कंस्ट्रक्शन में +3. अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन क्या है? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर. एकदम इजी. कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर. लॉक इन 3 साल तक आप उसको कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, उसको ट्रांसफर वगैरह नहीं कर सकते. डिपॉजिट स्कीम यहाँ पे एप्लीकेबल होगी. ये हो गया हमारा सेक्शन 54 जहाँ पे हम हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी ही खरीद रहे हैं. फिर आता है सेक्शन 54B. 54B में हमारा सेल है एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड एंड परचेज है कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड. सेल क्या है? एक अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड और परचेज है कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड. इसमें LTCG STCG दोनों मिलते हैं और ये इंडिविजुअल एंड HUF के लिए ही है बिकॉज कंपनीज आर रिच इनफ. 54B अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हो. LTCG है चाहे STCG है, एग्रीकल्चर में तो सब चलता है. इंडिविजुअल एंड HUF के लिए है. न्यू एसेट क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड वेदर रूरल और अर्बन परचेज करना चाहिए विद इन 2 ईयर्स. विद इन 2 ईयर्स. कंस्ट्रक्ट तो कर नहीं सकते, तो विद इन 2 ईयर्स आपको परचेज करना चाहिए. बाकी अदर कंडीशन सेम है. अदर कंडीशन कौन सी? अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, लॉक इन एंड डिपॉजिट तीनों सेम है ऊपर की तरह. फिर हम आते हैं 54D. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग मतलब वो लैंड एंड बिल्डिंग विच इज यूज्ड बाय assessee in the business of industrial undertaking. Used by assessee in the business of industrial undertaking for at least 2 years prior to date of transfer. अगर ट्रांसफर करने के पहले के 2 साल, ट्रांसफर करने के पहले के 2 ईयर्स आपने उसको इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में काम लिया है तो उसको हम इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग मानेंगे. एंड जब आप इसको सेल करेंगे तो आपको कुछ एग्जेम्पशन मिलेगा, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो. ऑल असेसी 54D बात करता है ऑल असेसी की. न्यू एसेट आपका क्या होना चाहिए? न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल. आपने पुरानी बेची और आपने उसकी जगह नई खरीदी तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. ठीक है, कितना? वही कैपिटल गेन या कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर का आपको परचेज करना है विद इन 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन. जब वो कॉम्पनसेशन मिलता है उसके 3 साल के अंदर, नॉट ट्रांसफर, डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन. क्योंकि यहाँ पे कंपल्सरी अक्वायर हो रही है. कंपल्सरी अक्वायर हो रही है तो हम आपको फोर्स नहीं कर सकते ट्रांसफर डेट से.
जब गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन देगी तब से आपको 3 साल मिलेगा फॉर अक्वायरिंग न्यू लैंड और बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं 54EC, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इस पे आता है। 54EC बात करता है इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड टू ऑल एसएससी, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड टू ऑल एसएससी। एसेट कौन सा ट्रांसफर होना चाहिए? लैंड, बिल्डिंग और बोथ। अगर आप लैंड, बिल्डिंग और बोथ ट्रांसफर कर रहे हो एंड उसकी जगह अक्वायर कर रहे हो बॉन्ड्स रिडीमेबल आफ्टर 5 years, bonds redeemable after 5 years of NHAI, RECL, PFCL that is Power Finance Corporation Limited और IRFC that is Indian Railways Corporation, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा ऑफ मैक्सिमम 50 लाख। यहाँ पे एक कैप दिया है 50 लाख का, अगर आपने 70 लाख भी कैपिटल गेन कमाया तो भी 50 लाख तक का ही एग्जेम्पशन मिलेगा। कब तक आपको ये बॉन्ड्स कब तक खरीदने हैं? 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर आपको ये बॉन्ड्स खरीद लेने हैं और यहाँ पे कोई भी डिपॉजिट स्कीम का ऑप्शन आपके पास नहीं है। कितना एग्जेम्पशन है? कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। लॉक इन यहाँ 5 years है, अब तक हम 3 years पढ़ रहे थे ना, यहाँ पे 5 years का लॉक इन है क्योंकि बॉन्ड्स वगैरह हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 54EC, जहाँ पे आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है 6 महीने के अंडर मैक्सिमम 50 लाख आपको मिलेगा और ये LTCA लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स के लिए ही है। तो चलो एक बार वापस देखते हैं। सेक्शन 54 बोलता है हाउस प्रॉपर्टी बेच के हाउस प्रॉपर्टी खरीदो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली, इंडिविजुअल HUF, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी बट 2 इज अलाउड अगर आपका 2 करोड़ तक का है वंस इन अ लाइफ टाइम। परचेज -1 + 2 और कंस्ट्रक्ट +3, लॉक इन 3 years, कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर। 54B आता है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच के एग्रीकल्चरल लैंड खरीदो, इंडिविजुअल HUF, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। न्यू एसेट आपने देख ही लिया, रूरल हो अर्बन हो कुछ भी चलेगा। परचेज विदिन 2 years, बाकी सब सेम। 54D कंपल्सरी एक्विजिशन, 54D कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग मतलब 2 साल से इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो, वो अगर कंपल्सरी एक्वायर हो गई है तो आपको विदिन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉम्पनसेशन आप न्यू लैंड एंड बिल्डिंग ले सकते हो अपनी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, तो आपका कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 54EC बात करता है इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन बॉन्ड्स, लैंड, बिल्डिंग और बोथ। यहाँ पे कोई भी एसेट नहीं, लैंड, बिल्डिंग और बोथ बेच के अगर आप बॉन्ड्स लेते हो 5 years के NHAI, RECL, PFCL, IRFC के, तो आपको 50 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलेगा प्रोवाइडेड यू इन्वेस्ट इन दीज बॉन्ड्स विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, विदिन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यहाँ कोई डिपॉजिट स्कीम नहीं है और लॉक इन 5 साल का है, ना ही 3 साल का, 5 साल का। नेक्स्ट हम आते हैं 54F। 54F बोलता है आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है कोई भी एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, उसको बेच के आप 1 हाउस प्रॉपर्टी लेते हो इन इंडिया। LTCA कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी बेच के अगर आप हाउस प्रॉपर्टी लेते हो इंडिविजुअल HUF के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए, परचेज का वही -1 + 2, कंस्ट्रक्ट का +3 वही, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। लेकिन यहाँ अलग पॉइंट है कि एग्जेम्पशन अमाउंट कितना है, यहाँ प्रपोर्शनेट एग्जेम्पशन मिलेगा। ये बोलता है इतना कैपिटल गेन आपका हुआ है इतने नेट कंसिडरेशन पे, तो आपके कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट के हिसाब से कितना कैपिटल गेन होना चाहिए था, हम उतना ही एग्जेम्पशन देंगे, विच इज कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन इनटू कैपिटल गेन। यहाँ भी लॉक इन 3 years है। 54G पे आते हैं फटाफट। 54G बोलता है ट्रांसफर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग फॉर शिफ्टिंग इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फ्रॉम अर्बन टू रूरल। अगर आप अर्बन से रूरल में लेके जा रहे हो तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है। आपका STCA हो चाहे LTCA हो चाहे आप कोई भी SSC हो, आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है। लेकिन
टाइम लिमिट है -1 + 3, आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसका ट्रांसफ़र का कोई एक्सपेंसेस हो रहा है, आप रूरल में नए प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग, कुछ भी ऐसा कर रहे हो -1 + 3 के टाइम लिमिट में, तो आपको विच एवर इज लोअर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा. लॉक इन अगेन 3 years. अभी तक से 54 EC में 5 years का लॉक इन आया है. तो ये हमारे सेक्शन 54 वाले एग्जेम्पशंस हो गए. एक दो शायद बाकी हैं, वो लेस इंपॉर्टेंट है ऐसा कुछ, बट 54 मैंने कवर किया, 54B कवर किया, 54D कवर किया, 54EC कवर किया एंड 54F कवर किया एंड 54G ऑल्सो. 54G तक हमने देख लिया. नेक्स्ट आता है सेक्शन 112A विच टॉक्स अबाउट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सर्टन एसेट्स. यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट जिनका कैपिटल गेन इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, एक्सेस ऑफ 1 लाख, तो एक्सेस ऑफ 1 लाख पे 10% का टैक्स लगेगा if the following conditions are satisfied. 112 बात करता है टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सर्टन एसेट्स. कौन से एसेट्स? इक्विटी शेयर्स, EOU, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट. जहाँ पे कैपिटल गेन इज इन एक्सेस ऑफ 1 लाख तो हमें टैक्स लगेगा 10% if STT is paid on transfer and acquisition of equity shares and STT is paid on transfer, STT is paid on transfer. STT is paid on transfer of EOU and units of business trust. तो 10% की कंसेशनल रेट मिलेगी. However, these two conditions are not applicable for IFSC. बाद में बोलता है अगर आप 112A में 10% की रेट लेते हो तो आपको चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको रिबेट अंडर 87A भी नहीं मिलेगा. इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जब भी 112A का कॉम्प्यूटेशन हो रहा है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट होगा. स्टेप 1 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लो. स्टेप 2 फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 या फिर सेल्स वैल्यू, जो आपकी सेल्स वैल्यू है विच एवर इज लोअर, इन दोनों का आप देखोगे हाइयर. कॉस्ट ऑफ स्टेप 1 और स्टेप 2 का हायर लेना है. स्टेप 1 है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, स्टेप 2 है फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी 2018 एंड सेल्स वैल्यू का लोअर. तो ये आपका था 112A टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ सर्टन एसेट्स. STT की कंडीशन है जो कि IFSC में अप्लाई नहीं हो रही है. एक्सेस ऑफ 1 लाख के ऊपर वाले पार्ट पे ही आपको 10% का रेट लगेगा. यह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है. अब नेक्स्ट लास्ट पार्ट हम करते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स. इसकी रेट्स क्या होती है? कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? ठीक है, अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो आपको 112 के हिसाब से 20% लग जाएगा. 112 के हिसाब से 20% लग जाएगा, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म है तो आपको नॉर्मल टैक्स रेट पे देना पड़ेगा टैक्स, एक्सेप्ट 111A जहाँ आपको 15% की रेट अलाउ हो जाएगी अगर आपने STT पे कर दिया है तो, प्रोवाइडेड आपको चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. शॉर्ट टर्म नॉर्मल टैक्स रेट के हिसाब से होता है, एक्सेप्ट 111A में आपको 15% का रेट मिलेगा अगर आपने STT पे किया है और आपको चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा. लॉन्ग टर्म दैट इज 112 में 20%. 112A में तो आपको 10% मिल रहा है अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो. अगर आप वहाँ फॉल नहीं कर रहे हो तो आप 112 पे आओगे जहाँ आपको 20% का रेट मिलेगा. ठीक है, लेकिन इसका 112 का एक प्रोवाइजो है जो बोलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड सिक्योरिटीज, ओनली लिस्टेड सिक्योरिटीज एंड ZCBs दैट इज जीरो कूपन बॉन्ड्स में आपके पास ऑप्शन है ऑफ 10% या 20%. 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपको मिल सकता है, लेकिन 20% अगर आप लोगे तो वो आपको विथ इंडेक्सेशन मिलेगा. ठीक है, आप ऑब्वियसली इसमें से जो भी लोअर है वो टैक्स पे करोगे, तो आप 10% विदाउट इंडेक्सेशन देखोगे और 20% विद इंडेक्सेशन देखोगे. जो भी लोअर है आप वो ऑप्ट करोगे. NR दैट इज नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी के लिए 10% टैक्स ऑन LTCG फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज और शेयर्स विदाउट फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजर टू 48. फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोवाइजर कौन सा था? एक तो NR वाला एंड दूसरा था इंडेक्सेशन वाला. अगर आप ये दो प्रोवाइजर्स नहीं लेते हो तो आपको 10% टैक्स ऑन LTCG फ्रॉम अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स मिल जाएगा फॉर नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन कंपनी ओनली. ये रेसिडेंट के लिए नहीं है, ओनली नॉन रेसिडेंट एंड फॉरेन
company. If you are still here, congratulations, you have made it through. आपने पूरा कैपिटल गेन ढंग से रिवाइज कर लिया है. एंड इफ यू डिड इट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि पूरा कैपिटल गेन हो गया है एंड यू विल बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट दिस टाइम. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. इसमें बहुत मेहनत लगती है गाइज. सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लीव डाउन योर कॉमेंट्स, लाइक एंड शेयर. थैंक यू सो मच.